होना है। और इस सत्र और समापन सत्र के बीच में भी एक सत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय भाई प्रोफेसर नवीन चंद लोहानी जी, मुख्य वक्ता, हम लोगों के विद्यार्थी रहे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी, दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने के लिए आई केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक के भावना कौशिक जी, और दक्षिण ही क्यों, विश्व की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से हमारे मंच पर मुद्बार इस्मातुल्लाएव जो उज्बेकिस्तान से आई हैं वो हैं। हमारे मंच पर हम लोगों के विद्यार्थी और बिहार में आरा में संभवतः कार्यरत डॉक्टर सौरभ विक्रम सिंह और संचालक संतोष कुमार जी, और हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रिय विनोद मिश्र जी बैठे हैं, जिनसे आपकी मुलाकात समापन सत्र में होगी। मित्रों, वस्तुतः यही समापन सत्र है। अगला समापन सत्र जो है वो तो औपचारिक समापन सत्र है। उद्घाटन और समापन औपचारिक होते हैं। विचार सत्र जो है वो पहले से लेकर 5वें सत्र तक, वो 5वां सत्र जो है ये समापन सत्र है। और इसमें इसका जो विषय है वो सारी चीजों पर चर्चा हुई। मध्यकाल, विविध संदर्भ और प्रासंगिकता। तो कहने का मतलब कि हम कहाँ से चले, कहाँ पहुंचे और कहाँ पहुंचना चाहिए, यह भी यहाँ से निकलता है। तो प्रासंगिकता, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी ने बहुत दो कवियों की महत्वपूर्ण विशेष रूप से चर्चा की। एक तो विद्यापति की चर्चा की और दूसरी चर्चा की उन्होंने जायज से। और विद्यापति भक्तिकालीन काव्य में कैसे समाहित होते हैं इसका भी उल्लेख किया और क्यों होते हैं। भावना जी ने बात रखते हुए मध्यकाल और विशेष रूप से भक्तिकाल के महत्व को रेखांकित करते हुए मैनेजर पांडे का उल्लेख किया और ये बताया कि आधुनिक जो आलोचना है, समकालीन आलोचना, इसने मध्यकाल को महत्व न दे करके मध्यकाल का नुकसान नहीं किया, बल्कि हिंदी आलोचना का नुकसान किया। डॉक्टर मुबारक ये रिसर्चर, शोधकर्त्री और हिंदी का अध्यापन भी करती, हिंदी सिखाती हैं। दो काम करती हैं, एक तो हिंदी सिखाने का और दूसरा शोध करने का। और शोध करने की दृष्टि से इन्होंने मध्यकालीन सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां जो थी उनके आलोक में मध्यकालीन कविता जो है देखते हुए अपनी बात आपसे। भाई नवीन चंद लोहानी जी ने बहुत संक्षेप में उस कवि की चर्चा की, दो की चर्चा की, प्रस्थान और रहीम के मुख्य रूप से उस कवि की चर्चा की और उनकी भक्तिकालीन भक्ति की रचनाओं की चर्चा की, जिसमें कहा रसखान, मानुष हो तो वही रसिखान,
कि मैं गोकुल में रहूं, नंद की जो गाय हैं उनके मध्य में रहूं, बसेरा करूं, अगर पक्षी हूं तो बसेरा करूं तो कहाँ करूं, और रुकूं तो जहां छत्र जो है धारण करते हैं वहां। तो इसके चर्चा की मित्रों, देखिए मध्यकालीन साहित्य जो है वो दो भाग में है, लेकिन ज्यादा चर्चा यहाँ हुई है अगर तो पहले वाले भाग की हुई है, दूसरे वाले भाग को लोगों ने खतिया दिया, चर्चा करने की हुई है नहीं, और इसलिए कि जो पूर्व मध्यकाल है उसको तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण लोगों ने मान लिया, वो तो स्वर्ण काल कहा गया, लेकिन जो उत्तर मध्यकाल है उसको एक तरीके से हीन दृष्टि से देखने का काम किया और ये मान लिया गया कि बड़ा खराब साहित्य है, लेकिन बाद में लोगों ने उसके महत्व को समझा। देखिए ये पूरा का पूरा जो मध्यकाल है उसका जो सबसे बड़ा महत्व है वो क्या है कि इसकी संपृक्ति जो है, इसका जुड़ाव जो है वो लोक से रहा है। शक्ति इसने अर्जित की है शास्त्र से, लेकिन जुड़ाव रहा है सूर का, रसखान का, रहीम का, जायसी का। तुलसी के लिए कुछ करना ही नहीं, उन्होंने लोक के लिए ही रचना की। रामचरितमानस से लेकर के उनकी जितनी भी रचनाएं हैं 11-12, उनमें सब में अगर किसी चीज की चर्चा है तो उसके केंद्र में मनुष्य है। या तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से वह मनुष्य है, और या तो उसके सामाजिक दृष्टि से, उसके रहन सहन की दृष्टि से भी अगर महत्व है तो मनुष्य का है। पूरा का पूरा मध्यकालीन साहित्य जो है वो धार्मिक साहित्य इसीलिए है कि हमारा जो सनातन धर्म है वहाँ उसके जो लक्षण है, 10 लक्षण है, इनकी चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा, वो कुछ नहीं है, वो सिखाती है आर्ट ऑफ लिविंग, आपको रहना कैसे चाहिए। और यही मध्यकाल है, जीवन जीने की कला सिखाने का काम जो है वह मध्यकालीन साहित्य जो है उसने किया है। चाहे आप रीतिकालीन चले जाएं, साहित्य सर्जना के जो आधार बनते हैं, लक्षण ग्रंथ संस्कृत में थे, लेकिन लाए जो रीतिकालीन कवि थे, चिंतामणि से लेकर के और ढेर सारे तमाम, केशव बिहारी, घनानंद, मतिराम, बुधा आलम आदि आदि देव, कोई रीति सिद्ध हुआ, कोई रीति बद्ध हुआ, कोई रीति मुक्त हुआ। उसके विस्तार समय कम है इसलिए उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो लोक से संपृक्ति है वही महत्वपूर्ण है। और मैं एक चर्चा करते हुए एक सबसे बड़ी चीज, आपको पता है कि काशी की रामलीला की शुरुआत तुलसीदास जी, लोक नाटकों में जो धार्मिक लोक नाट्य थे या मंदिर आधारित लोक नाट्य थे, केरल से लेकर के और कश्मीर तक कृष्ण के से संबंधित नाटकों के प्रकार, चाहे वो मंदिर में हो और चाहे वो मंचों पर हो, खुले मंचों पर। रामलीला का भी विस्तार पूरे उत्तर भारत में विशेष रूप से, इसके बाहर। तो ये जो एक स्वरूप बना वह भी मध्यकालीन भक्तिकालीन साहित्य का की महत्वपूर्ण भूमिका है।
और इसमें मैं मुनि भरत के उस वाक्य को कोट करना चाहता हूं, उसका उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो नाटक है ये पांचवा वेद है। जो चार वेद हैं वो ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन जिन ज्ञान के भंडार को जो समझ पाने के स्थिति में नहीं है, जो उनको पढ़ नहीं सकता है। देखिए, जितने भी कवि रहे हैं, सूरदास वल्लभाचार्य के संप्रदाय के शिष्य रहे हैं, उन्होंने भी दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। तुलसीदास जी थे, नाना निगाम पुराण सम्मतम यज्ञ, सब कुछ अध्ययन किया था, लेकिन किया कि लाए किसके लिए? लोक के लिए। तो लोक को संप्रेषित कर देने वाला जो साहित्य है वो कैसे पहुंचे? तो मुनि भरत ने कहा कि ये जो नाटक है यह मनुष्य को ग्राम्य परिवेश से मुक्त करता है, ग्राम्य आचरणों से मुक्त करता है, सभ्य बनाता है। तो ये कार्य भी मध्यकाल में ही शुरू हुआ लोक नाटक। और लक्षण ग्रंथ लिखे गए, उनके उदाहरण दिए गए। और मजेदार बात यह है, हम उपेक्षित जरूर करते हैं, यद्यपि राधा कृष्ण नाम सुमिरन को बहानों हैं रीतिकाल में, लेकिन राधा कृष्ण हैं वहां, प्रेम है वहां, भक्ति भी है वहां। प्रसंग संदर्भ अलग अलग जुड़ जाते हैं, वो अलग बात है। तो इसलिए मध्यकाल में हम रीतिकाल के ढेर सारे नाम दिए गए, श्रृंगार काल आदि आदि है, उसके महत्व को हम अस्वीकार नहीं करते। अब एक और बात करके, भाषा भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी कविता की, साहित्य की भाषा सहज संप्रेष्य भाषा होनी चाहिए। और वो सारे के सारे कबीर से लेकर के और जितने भी मध्यकालीन कवि हैं, उनकी भाषा सहज संप्रेष्य है। और कुंतक ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, कविता की जो भाषा होती है वो अभिधायी होती है, और उसकी जो ताकत होती है, जब कविता में वो शब्द आते हैं तो वही शब्द जो हैं वो साधारण से असाधारण। तो मैया मोही दाऊ बहुत चिढ़ायो, ठीक है, कुछ नहीं इसमें। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, सामान्य। लेकिन इन शब्दों के अंदर जो निहित अर्थ है, जो वक्र है, उसी से अर्थ निकलता है। तो साहित्य जो है, भक्तिकालीन साहित्य, उसकी जो कहने की कला है, उसका जो शिल्प है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो और जो कुछ कहा गया है, कभी भी न मध्यकालीन कविता में न भक्तिकालीन कविता है, न वो अप्रासंगिक हो सकता है कभी, और रीतिकालीन कविता भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, सर्वथा प्रासंगिक होगी, क्योंकि प्रेम मनुष्य का आधार है, बिना प्रेम के पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने मंच को जो साझा कर रहे हैं हमारे साथ इतनी देर तक रहे, इन सबको धन्यवाद और साधुवाद।